हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी के यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है और उनके नेचर का उनके कोफिशिएंट से हम कैसे पता लगाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो तीन तरह से हो सकती हैं। पहली इंटरसेक्टिंग, दूसरी पैरेलल और तीसरी कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पैरेलल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड कोइंसिडेंट के लिए हमने पढ़ा था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व करके देखा था, ग्राफिकली सॉल्व करके देखा था। ठीक है, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। उसमें आपको पता है कि लाइंस के सोल्यूशन जब इंटरसेक्टिंग होते हैं तो एक सोल्यूशन होता है, जब पैरेलल होते हैं तो नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट होते हैं तो यस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हमने कहा इफ a1/a2 is equals does not equals to b1/b2, if a1/a2 equals to b1/b2 does not equals to c1/c2, and if a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तो आप सबको पता है यहाँ पे लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग हैविंग वन सोल्यूशन, है ना, ये पता है आपको। उसके बाद यहाँ पर लाइन कैसी होती है, पैरेलल हैविंग नो सोल्यूशन, यहाँ पर कोइंसिडेंट हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो लाइंस का जब भी हमें कोई सोल्यूशन मिलता है तो उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा, कैसा होगा भाई, हाँ इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। और ये कैसा होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या है, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है वो कैसा सिस्टम शो कर रही हैं, कंसिस्टेंट शो कर रही हैं कि इनकंसिस्टेंट शो कर रही हैं, तो आपको सिंपली ये देखना है, अगर आप एक भी सोल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं लाइंस का तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है पेयर ऑफ लाइंस का तो वहां पे सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो लाइंस का सॉल्यूशन वहां पे लाई करेगा जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। So the intersecting point, this point, intersecting point will be the solution of those two lines. ठीक है, तो first condition is, the question says 10 student of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, बहुत आसान सा है। अब let us suppose, let the number of boys in the class, the number of boys in the class be x। हमने क्या सपोज कर लिया कि क्लास में x बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं, x। फिर and the number of girls, the number of girls in the class be y। हमने सपोज कर लिया कि उस क्लास में y गर्ल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 10, बिकॉज उन्होंने कहा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल जो स्टूडेंट हो रहे हैं वो है 10। तो नंबर ऑफ बॉयज x है प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो ये 10 के इक्वल है, ये उन्होंने कहा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम x प्लस वाई इक्वल टू 10 कैसे आया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हैव टेकन पार्ट इन द क्विज। तो 10 स्टूडेंट में x बॉयज हैं और y गर्ल्स हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, सो अगेन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब अगर बॉयज में हम 4 ऐड कर दे तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इन दोनों सिचुएशन का एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो चलिए देखते हैं सर ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ देखते हैं कैसे वो ग्राफ प्लॉट होगा और ग्राफ से हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमने सपोज किया था कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल और इन क्लास 10th is y, number of boys in the class is x. So the total number of students is x plus y equals to 10. That is given in the question. And one more condition is given in the question, that is the number of girls is 4 more than the number of boys. It means y is equals to x plus 4. So let us plot the first condition, that is x plus y equals to 10. तो ये देखिए ये जो ग्राफ आया है ये x plus y equals to 10 है। अब देख सकते हैं कि ये 0,10 और 10,0 पे एक्सेस को कट कर रहा है। चलिए सेकेंड वाला कोई इक्वेशन देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो ये जो ब्लू कलर से आया है ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है ना। अब आपको ये दोनों ग्राफ देख रहे हैं, चलिए इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया दैट इज 3,7, और आपको पता है x जो हमने सपोज किया था वो सपोज किया था नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। सो यहां से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल्स टू 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू 7। बिल्कुल सही, दोनों लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इक्वेशन का सोल्यूशन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन अगर आप खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज पे करना पड़ता है। Whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46 रुपीज, मतलब 7 पेंसिल्स और 5 पेन अगर आप खरीदते हैं तो आपको 46 रुपीज देना पड़ता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen, मतलब एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमको निकालना है। बहुत आसान है। फिर से यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पेन और एक पेंसिल। तो लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 2, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹X and the cost of a pencil be ₹Y। हमने सपोज कर लिया कि एक पेन का कॉस्ट x रुपीज है और एक पेंसिल का कॉस्ट y रुपीज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज सेइंग इफ यू बाय, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ यू बाय 5 pencils and 7 pens, it means 5 pencils and 7 pen you need to pay ₹50, equation 1. Again, if you buy 7 pencils and 5 pens, it means if you buy 7 pencils and 5 pens you have to pay ₹46. Now to find the cost of 1 pencil and 1 pen, we need to simplify this equation, or you can say we will plot the graph of these two equations and the point of intersection will represent the cost of pencil and pen. ठीक है, अब आप कहेंगे सर पॉइंट में कोऑर्डिनेट तो 2 होते हैं, तो पेन का कौन सा होगा, पेंसिल का कौन सा होगा। तो भाई हमने x किसका माना है, पेन का, तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो पेन का कॉस्ट हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा। पेपर देख लिया, अब इस पे हम प्लॉट करेंगे जो कंडीशन हमको सेकंड इक्वेशन में आई थी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो थी 7x + 5y = 50, तो हमने ये प्लॉट कर दिया।
अगर आप देखें तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। जैसे ये मान लीजिए प्लॉट पॉइंट हमने कंसिडर किया 0,10 है ना, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 10। चलिए रख के देखिए इक्वेशन में, अगर आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 7x 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 10 रखेंगे तो 5y 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, दैट इज 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50। चलिए अब हम दूसरी इक्वेशन प्लॉट करते हैं जो कि थी हमारी 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 46। ये प्लॉट किया हमने, देखिए ये इक्वेशन आ गई है ना। इसका देखते हैं ये कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये जो है ये 9.2 पे कट कर रहा है, 9.2, मतलब जब x इक्वल्स टू 9.2 होगा और y इक्वल टू 0 होगा तो 46 आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगा इसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज 5,3 है ना। देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा होगा, दोनों लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही हैं वो 5,3 पे कर रही हैं। 5 यानी x कोऑर्डिनेट और 3 यानी y कोऑर्डिनेट। इट मींस हमने जो सपोज किया था कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज x है ना, कॉस्ट ऑफ पेन क्या था, x था, तो वो आ जाएगा 5 और कॉस्ट ऑफ पेंसिल y था, वो आ जाएगा 3। यानी एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज और एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel and coincident। तो हमें बताना है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 को देख के ये बताना है कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो ये तो आपका आता ही, हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो फटाफट आप मुझे बताते जाइए। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and second is 7x plus 6y, 7x plus 6y minus 9 equals to 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो इक्वेशन ये है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। हम इसको सिंपली कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इस इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब आप सबको पता है कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे। तो a1 की जगह देखिए यहाँ 5 है, तो a1 इक्वल्स टू आ गया 5। b1 की जगह देखिए, b1 की जगह क्या है 4, बिल्कुल -4। आप हमेशा कोई भी टर्म लेंगे तो उसको उसके साइन के साथ लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई साइन नहीं लिया है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्लस कंसीडर करते हैं। नाउ c1 इज 8, सिमिलरली a2 इज 7, b2 इज 6 एंड c2 इज -9। ठीक है, अब भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम कर देते हैं। क्वेश्चन ने कहा a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकालिए, तो भाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने a1/a2 निकाला, कितना आया 5/7। फिर b1/b2 निकाल लेते हैं, कितना आया -4/6। अच्छा ये भी कट भी जाएगा तो -2/3। ठीक है, अच्छा क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? सेम है? नहीं है। अगर ये दोनों सेम आती तब हम c1/c2 निकालते हैं। आप केसेस जाके देखिए, अगर ये दोनों सेम होंगी तब c1/c2 निकालेंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आ गया कि a1/a2 does not equal to, since a1/a2 does not equals to b1/b2, therefore lines are intersecting। अब इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, हमसे बस यही पूछा था, बताना है क्या है, तो हमने बता दिया इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट में
है, आप a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, कंपेयर करिए। अगर तीनों इक्वल आता है कोइंसिडेंट, और अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। अब हमें बताना है ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। चलिए देखते हैं। फिर से हमने तो कंपेयर करा लिया किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। इसे कंपेयर करा लिया a2x + b2y + c2 = 0 से। चलिए कंपेयर कराइए, a1 की वैल्यू देखिए 6, b1 is -3 एंड c1 is 10। सिमिलरली a2 is 2, b2 is -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे हम, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही नंबर सेम रहता है, या यू कैन से 1 is a multiplicative inverse, या यू कैन से 1 is a multiplicative identity। चलिए c2 = 9, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। चलिए a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या है अपने पास, 6/2 और 2 3 6, सही है, बिल्कुल सही। अब b1/b2 निकालते हैं। ये आ गया -3/-1, माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/1 जिसको हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 3 आ गई और b1/b2 की वैल्यू भी 3 आ गई। अब हमको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे तो हम c1/c2 निकालेंगे। चलिए c1/c2 देखते हैं क्या है, जो कि है 10/9। अच्छा, ये कैंसिल नहीं होगा और ये 3 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता है, तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो अब ये कैसे होंगे, देयरफॉर लाइंस आर कैसी, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है बोर्ड्स में, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के बाद उसके कोफिशिएंट कंपेयर करा के लिखे, कोफिशिएंट कंपेयर कराने के बाद a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला। फिर देखा कि क्या कंडीशन बन रही है, उसके हिसाब से लिख दिया कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent, है ना भाई। ये जो हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन उसी का भाई है। भाई मतलब कैसे, हमको फिर वही निकालना है कि लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होंगी तो फिर कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे इसे अब जो रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, उसमें रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, और ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। कंपेयर करा लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसे कंपेयर करते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से। तो भाई a1 की वैल्यू देखिए, a1 = आ गया 3, b1 = 2, c1 = -5 and a2 = 2, b2 = -3 and c2 = -7, ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी है वो है a1/a2, तो a1/a2 निकालते हैं। ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, कैंसिल होगा नहीं, छोड़ देंगे। b1/b2 निकालो, ये आ गया 2/3। अच्छा, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो यहां से हम कह देंगे सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब भाई a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई तो इसका एक सोल्यूशन आएगा, और अगर एक सोल्यूशन आ गया, हमको सोल्यूशन मिल गया, तो वो कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वरना बच्चा कहेंगे सर आपने इजी वाला तो बता दिया, टफ वाला नहीं बताया, है ना। यार देखो, इसमें ऐसा है ना, कोई भी चीज टफ नहीं है ना, सब हलवा है, बहुत एकदम फालतू एक्सरसाइज है, एकदम हलवा चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आपने बस
थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, मोस्टली आप लोगों को ये अपॉन वाला टफ लगता है, तो मैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास है, फिर से सिंपली वही करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3/2 ऑफ एक्स प्लस 5/3 ऑफ वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर ये आ गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब फिर क्या करते हैं हम, है ना, इसको कंपेयर करा लेते हैं, a1x प्लस b1y। भाई अपने बेसिक को याद रखो बस, क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। कंपेयर कराओ, a1 की वैल्यू क्या 3/2, आन दो जो आ रहा है उससे टेंशन मत लो, b1 5/3, c1 माइनस 7, a2 9, b2 माइनस 10, c2 माइनस 14। चलो भाई कंपेयर करके देखते हैं, a1 अपॉन a2 निकालना है, तो 3/2 अपॉन 9, है ना। अब जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे लिख लें, 3/2 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई करते तो 1/9 लिख लेते हैं, 3 1 3 3 3 9, तो 1 इंटू 1 1 2 3 6। b1 अपॉन b2 देखो, समझ आ रहा है ना भाई, ये समझ में आया ना, कुछ है तो नहीं कोई समस्या है, तो चला सर जादू हो गया, है ना, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइड वाला साइन है, इसको डिवाइड कर दिया, हमने बच्चों ने पढ़ा है, इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो मल्टीप्लाई करते वक्त। चलिए ठीक, b1 अपॉन b2 इज 5/3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 अपॉन 1। अब ये हो जाएगा 5/3, फिर से मल्टीप्लाई माइनस 1/10, या यू कैन से 1/-10, 5 1 जा 5 2 जा, फिर से 1/-6। क्या ये दोनों इक्वल है? क्यों भाई बताओ, क्या 6 इज इक्वल टू -1/6? नहीं, अलग अलग है ना, ठीक है। तो हमने कह दिया a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये भी कैसा आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। बात सही है, क्लियर है, कुछ सा नहीं, एकदम हलवा। वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, कोफिशिएंट लीजिए, उनका रेशियो निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द consistent system of equation and if they are consistent then find the solution graphically। तो भाई आप कंसिस्टेंट निकाल सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, दोनों चीज सीख ली है, नहीं सीखी है तो वीडियोस भी दोबारा से देखिए, वहां सीखिए और खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है, तो देखिए क्या कहता है। कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 4 more than its width। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, is 36 मीटर एंड वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है। तो क्वेश्चन कहता है एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास जिसका हाफ पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर 36 है, एंड हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन कहता है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 36 एंड लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। सपोज करिए ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये होगा ना, ये प्लस ये और प्लस ये। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। तो हाफ पेरीमीटर हो गया, है ना। उसके बाद कहता है इट्स लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। मान लेते हैं ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 4 ज़्यादा, यानी x प्लस 4, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ क्या है, x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द गार्डन
will be and length of the garden be y मीटर। हमने क्या मान लिया, जो गार्डन है उसका लेंथ क्या है, y है, और विड्थ क्या है, x है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। तो हमने लिख लिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। और हमें ये भी कहा है एंड हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको पता है 2l प्लस बी होता है, तो हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36। पता है ना भाई, पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमने उसका हाफ कर लिया, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया l प्लस बी इक्वल्स टू 36। अच्छा भाई, l कितना अपने पास y और ब्रेथ x 36, y की वैल्यू रखो x प्लस 4 प्लस x इक्वल्स टू 36, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36, 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4, 2x इक्वल्स टू 32 और x इक्वल्स टू 16 मीटर। क्यों भाई, सही है, कोई दिक्कत कुछ है नहीं, सब प्लस माइनस बस हो गया। अब x इक्वल टू 16 मीटर आ गया, यहाँ पुट कर लो, इक्वेशन 1 मान लो। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू 16 प्लस 4 क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 20 मीटर। यहां से हमको पता चल गया जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ है 20 मीटर और विड्थ है 16 मीटर। ठीक है, विड्थ 16 लेंथ 20। समझ में आया? ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting line। तो पहला क्या है अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये होती है। तो आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, पहली इक्वेशन है। अब इसके साथ एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि दोनों जो है इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करें। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप यहाँ का ये साइन चेंज कर दीजिए, बाकी कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यही इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, साइन चेंज कर दिया मैंने, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं मैं इसको x लिख लेता हूँ, फिर साइन चेंज कर दिया y माइनस 8 इक्वल टू 0, फिर भाई ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए हमने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए a1 अपॉन a2 आ गया 2 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 आ गया 3 अपॉन 2। आपको बस ये याद रखना है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, बस, बाकी आप कितने भी रख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इनफाइनाइट वैल्यूज रखते जाएंगे, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है, तो इस तरह की इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिए इसे। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी। ठीक है, आप कोई 2-4 इक्वेशन बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, देखते हैं कि आप सही बना पाते हैं या नहीं। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि इसमें आपको जो गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, उसके साथ एक ऐसी पेयर बनाना है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो पैरेलल के लिए सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या होती है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अपने इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब फिर से मेरा सजेशन ये है कि आप इस इक्वेशन में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वाला साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है ना, तो आप ये वाला साइन चेंज कर दीजिए। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए
ये आ जाएगा 4x प्लस 6y, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, 16 इक्वल टू 0। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए भाई। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू -8, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू 16। फाइंड करो a1 अपॉन a2 कितना आया? 2/4 जो कि हो गया 1/2। b1 अपॉन b2 निकालो, कितना आया? 3/6, ये भी हो गया 1/2। c1 अपॉन c2 निकालो, -8/16, ये हो गया -1/2। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो रिजल्ट आया, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो ये नेगेटिव आ गया माइनस में, तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और यही कंडीशन होती थी पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, आप ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। बस जो सजेशन मैंने दिया वो याद रखना कि हम इस इक्वेशन में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए। हाँ भाई, तो थर्ड पार्ट कहता है कि आप ऐसी इक्वेशन लिखिए कि दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। अब कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? चलिए कंडीशन देखते हैं। कंडीशन तो हमें पता ही है, a1 अपॉन a2 होता है b1 अपॉन b2 के इक्वल, और ये होता है c1 अपॉन c2 के इक्वल। मतलब तीनों रेशियोज इक्वल आने चाहिए एक दूसरे के। चलिए ये तो सबसे हल्का है, सबसे आसान है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं करनी है, एकदम फालतू है ये तो। सजेशन, अब फिर से दामी सर सजेशन क्या, इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मैं 3 से कर ले रहा हूँ, 3 2 6, 3 3 9, 24, खत्म। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के। चेक करना है, चेक कर लो भाई। a1 इक्वल्स टू 2 आ गया, b1 इक्वल्स टू 3 आ गया, और c1 इक्वल्स टू -8 आ गया, a2 इक्वल्स टू 6 आ गया, b2 इक्वल्स टू 9 आ गया, और c2 इक्वल्स टू -24 आ गया। चलो भाई, a1 अपॉन a2 निकालो, दस इज 2/6 यानी कि 1/3। b1 अपॉन b2 निकालो, तो 3/9 अगेन 1/3। c1 अपॉन c2 निकालो, -8 अपॉन -24 अगेन 1/3। तो भाई यहाँ से आपने देखा कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। तो अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो गए तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इनफाइनाइट सिस्टम हो सकते हैं। आप कितने भी नंबर से इसको इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने 3 से किया, आप 2 से कर दीजिए, 2.5 से कर दीजिए, 1.5 से कर दीजिए, 4, 9, 12, 100, 1000 करोड़ किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड्स में, अच्छे से समझिए इसे। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए कि क्या डाउट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the rectangular region. तो भाई हमको करना क्या है इसमें हमें दो इक्वेशन दिए हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को एक्स एक्सिस मतलब दो लाइन हो जाएंगी, और एक ट्राइंगल सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों लाइन है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? तो जब ये ट्राइंगल बन जाएगा तो इस ट्राइंगल के अंदर का रीजन को हमको शेड करना है। तो चलो देखते, पहले इक्वेशन में आते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो भाई अगर हम देखें यहाँ से a1 अपॉन a2 जो अपने पास आ रहा है वो 1/3 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 जो आ रहा है वो -1/2 आ रहा है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसको चेक कर लेना बहुत जरूरी, पता चला तुम लोग सारी मेहनत कर डालो, बाद में वो पैरेलल लाइंस हैं, सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है,
तो भाई ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। चलो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो भाई ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। चलिए पहली लाइन हम प्लॉट करते हैं। पहली लाइन जो हमारे पास थी, इक्वेशन हमारे पास जो है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। स्केल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ओरिजिन तो गायब हो जा रहा है बार बार। चलिए भाई, अब सही से आपको दिख रहा होगा ना। तो हमने यहाँ पे जो स्केल ली है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रखी है, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन प्लॉट करते हैं, जो कि हमारी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। इंटरसेक्शन तो दिख नहीं रहा, अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो लाइन हमारी आई हैं दोनों, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि ये रहा 2,3 पे, ठीक है। अब आप देखिए तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। ये पॉइंट -1,0 और ये वाला पॉइंट 4,0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये 3 पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इसके वर्टेक्स हैं 2,3, -1,0 एंड 4,0। अब ये जो ट्रायंगल बना है इसको आपको शेड कर लेना है, बस काम खत्म आपका। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में आपने सीखा कि कैसे हम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जो है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और ग्राफ से कैसे उनका सोल्यूशन निकालते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड अपने आप में ही बहुत आसान है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं तीनों पे होगी। तब तक आप सीखिए, इसको अच्छे से पढ़िए और प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू हैव गॉट दिस टाइम, यूटिलाइज इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।